अभिनंदन समारोह के मुख्य अतिथि हमारे राजीव गांधी महाविद्यालय के प्रिंसिपल श्री वाकलान जी, नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर वजवाला जी, हमारे बीच संस्था के अध्यक्ष श्री सज्जन सिंह जी, उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और सबसे जरूरी जिनके लिए आज का कार्यक्रम है, हमारे इस इलाके के 4 होनहार बच्चे जिन्होंने HCS परीक्षा में अपना स्थान बनाया है और उनके अभिभावक जो हमारे बीच आज मौजूद हैं, आप सबका यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। जब मैंने इस कार्यक्रम का पर्चा देखा तो मेरे को ऐसा लगा शायद मैं इस प्रोग्राम में इन्वाइटेड नहीं। मेरे वैसे भी गांव के कार्यक्रम बने हुए थे और मैं मन में सोच रहा था यार मेरे को किसी ने टोका नहीं, जबकि इस प्रोग्राम में तो मेरा होना बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरी हालांकि बहुत पुराना होलिया काम 1998 की बात है, 36 साल हो गई उस बात को, लेकिन मुझे आज बहुत खुशी है कि आज कॉलेज के इस हॉल में हम उन 4 व्यक्तियों का अभिवादन कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं जिन्होंने एक टारगेट दोबारा से बच्चों के लिए सेट किया है। हम जब यहां रहते तो मैंने अपने पिताजी से पूछा, मैंने यहां पहले कभी एक साल में 4 आए हैं HCS के एग्जाम में? बोले HCS के एग्जाम में 4 में बोले एक नहीं आता है, यहाँ इस बार 4 आ रहे तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि के लिए मैं श्री अभिषेक को, मिस सुनीति नरवाल को, ऋतु को और सोमवीर को बहुत बहुत बधाई देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं तो हमारी साथ ही हैं। जैसा लखरान साहब ने कहा कि हर व्यक्ति का अपना एक संघर्ष होता है, इस तरह का इम्तिहान जो है जितना कड़ा वो होता है वो उन्हीं को पता है जो उस एग्जाम को लेते हैं या उनके परिवार वाले जिनको वो भुगतना पड़ता है, क्योंकि किसी भी परिवार की मदद के बिना इस प्रकार का इम्तिहान जो है वो लेना संभव नहीं। परिवार का बहुत उसमें सहारा चाहिए हर हिसाब से, आर्थिक तौर पे भी, उसके अलावा जो एक इमोशनल सपोर्ट जो होती है घर में जो मिलनी चाहिए वो बहुत जरूरी है। तो मैं सभी के जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं और उनके जो टीचर्स रहे होंगे अलग अलग स्टेज पे, वो सब इस बधाई के पात्र हैं कि जो कामयाबी इन बच्चों को मिली है उसमें बहुत लोग उसके अंदर उनका योगदान रहा होगा, वो सब हमारे साधुवाद के पात्र हैं। मैं सिर्फ 2-3 चीजें कहूंगा और वो 2-3 चीजें हमारे इन 4 नवनियुक्त अफसरों के लिए हैं। उससे पहले एक चीज की शुरुआत करूंगा, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं जो शायद अभी कॉलेज में हैं, कल को शायद ये भी किसी कंपटीशन में बैठेंगे। मुझे अभी भी याद है जब मैंने अपनी MA खत्म करी थी, तब तक मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं लिया था और मैं कोई ज्यादा लंबा पढ़ाई लिखाई करने वाला व्यक्ति नहीं था। मेरे अंदर कभी वो क्षमता नहीं थी कि मैं 10-10, 12-12 घंटे लगातार बैठ के और 6 महीने तक पढ़ाई कर सकूं। ठीक है, मैं सामान्य से बेहतर था लेकिन उत्कृष्ट नहीं था और इस वजह से मेरी हमेशा नीयत ये रहती थी कि मैं किसी तरह से मुश्किल परिस्थिति से बच के निकल जाऊं। तो घर में सिविल सर्विसेज का बहुत जिक्र भी होता था। 2-3 ऐसे वाक्य भी हुए थे जिससे मेरे को लगता था कि ढेर सारे दबाव मेरे पे पड़ेगा। एक तो मेरी दादी की हमेशा ये मंशा थी, वो कहती थी देख मैं 5 साल शुरू में 1ली से 5वीं क्लास तक अपनी दादी जी के साथ रोहतक रहा हूँ, मेरी 5 साल पढ़ाई है। तो वो बात वो तब बोलती थी जब मैं 3री-4री क्लास में समझ में बाद में आनी शुरू हुई। तो कहती थी देख मेरा बाप माल मंत्री रह लिया, मेरा पति माल मंत्री रह लिया और मेरा छोरा भी माल मंत्री रह लिया, तू DC बन जाएगी। तो एक वो चीज थी। और दूसरी मुझे अभी भी याद है जब मेरी दादी जी का जब निधन हुआ और डूमर के जब बैठते थे तो लोग
मिलने आते थे तो मैं उस समय अपना कॉलेज वगैरह खत्म कर चुका था, तो कई लोग पूछते थे कि क्या कर रहा है आगे। तो मेरे चाचा जी थे सुरेंद्र जी, वो अब नहीं रहे दुनिया में, तो मुझे उनकी भी बात आज तक याद। उनने भी एक बात कही थी कि मेरा घर का नाम वैनी है, ये वैनी देख सारी बात ठीक है, राजनीतिक तौर पर हम बड़े अच्छे हैं, सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन एक कमी है हमारे, कोई जो बड़े वाला अफसर नहीं बना आज तक, तो वो बन जाए तो वह कमी पूरी हो जाएगी सारी की सारी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको प्रेरणा किस चीज से मिल जाए आपको पता नहीं लगता। तो जी मैंने बताया कि इसका दबाव था और मैं बदलना चाहता था, तो मैं इतने अपने पिताजी के साथ खाने में बैठे और ऐसे ही आईएएस का इम्तिहान की जिक्र कर, मैंने जिक्र कर दिया और मैंने कहा आजकल तो सीट बहुत कम हो रही है, बहुत मुश्किल हो गया इम्तिहान। तो मुझे अभी भी याद है, इन्होंने कहा जब 3 सीट बचेंगी, वो 3 भी कोई तो बनेंगे, तो उन 3 में तो क्यों नहीं हो सकता। तो ये जो इम्तिहान है, जो कंपटीशन के एग्जाम है, चाहे वो एचसीएस का है या वो यूपीएससी का है या फौज का है या किसी भी चीज का एग्जाम है, हर एग्जाम जो है बहुत कंपटीशन का एग्जाम है और उसके अंदर आदमी को पूरी शिद्दत से तैयारी करनी चाहिए, वो सारी चीजें हैं। लेकिन ये जो हमारे 4 साथी अब जो नौकरी में आ गए हैं, मेरा इनसे बस 2-3 बातें इनके साथ साझा करूंगा। एक तो ये कि जमाना बड़ा कटपटा हो गया है, ईमानदारी को लोग क्वालिटी मानने लगे हैं। ईमानदारी आपसे अपेक्षित है उसमें, लेकिन आज के दिन यदि कोई ईमानदार है ना तो उसके बारे में ऐसे बात करते हैं तो चांद पर उतर कर आ रहा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वो जो एक ईमानदारी एक अफसर के अंदर होनी चाहिए अपने कर्तव्य का सही मायने में निर्वहन करने के लिए, उसे पूरी जिंदगी जो आपका जो करियर रहेगा 34, 35, 36 साल का, उसमें उसको जरूर बना के रखें और एक चीज से जरूर बचें, वो है अहंकार। ये जो सरकारी नौकरी है ना, खासतौर पर बड़ी नौकरी जब मिलनी शुरू हो जाती है, एक स्वाभाविक सी एक आदमी के अंदर चीज आती है कि मैंने तो कुछ ऐसा पा लिया जिसके लायक ये जो मेरे से मिलने वाले हैं ये नहीं है इसके लायक। तो एक अहंकार की भावना आदमी के अंदर उत्पन्न होने की बहुत संभावना रहती है और जब आपके अंदर उस तरह की भावना आ जाए तो फिर आपके अंदर जो एक संवेदनशीलता होनी चाहिए उसमें कमी पड़नी शुरू हो जाती है। तो एक बहुत जिंदगी में गांठ बांधने वाली बात है और खास तौर पे जो शुरू के 4-5 साल होते हैं, वो शुरू के 4-5 साल ये है जब आदमी को बहुत अपने बारे में गलतफहमी होनी शुरू हो जाती है कि मेरी उपलब्धि जो है वो इतनी बड़ी है कि मैं आप किसी को कुछ ना समझूं। तो वो एक भाव जो है वो आदमी के अंदर कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अफसरों के अंदर देखा गया है। अभी आपने नया उदाहरण वो टीवी पे अखबारों में देखा होगा, वो आईएएस की लड़की सेलेक्ट हुई थी, प्रोबेशनर थी और शुरुआत तो उसकी हुई अहंकार और बदतमीजी से। गणे अमीर बाप की बेटी थी, अपनी महंगी कार लेगी दफ्तर में, उसके ऊपर महाराष्ट्र शासन लिखवा दिया, उसके ऊपर लाल लाइट लगवा दी। जो दफ्तर उसको डीसी ऑफिस में मिला, उसके साथ वाला जो कमरा था वो किसी और अफसर का था, वो अफसर छुट्टी पे था, वो कमरा भी अपने दफ्तर में मिला लिया। इस तरह की हरकतें करी उसने और उसकी ये हरकतें थी। उसके बाद उसके डीसी ने उसके खिलाफ शिकायत करी। वो शिकायत तो सिर्फ यहां तक सीमित थी, लेकिन अब खेल क्या होने लग रहा है कि उसका तो जाति प्रमाण पत्र फर्जी है और सबसे बड़ी चीज ये कि उसके पिताजी ने इलेक्शन लड़ रखा जिसमें उसने अपनी संपत्ति 47 करोड़ की दिखा रखी, अपनी बीवी की संपत्ति 40 करोड़ की दिखा रखी और उस लड़की की संपत्ति 17 करोड़ की। जब वो नौकरी में आई उस टाइम आपको फॉर्म भरना पड़ता है नौकरी में आने से पहले कि आज के दिन आपका कितना है, 17 करोड़ भरे उसने। और वो बात होगी ना क्रीमी लेयर, उसने लिखा कि मैं क्रीमी लेयर में नहीं हूं, मतलब जब उसने शुरू में जब फॉर्म भरा। तो इस तरह की चीजें आपको भर के आनी शुरू हुई है। वो सिर्फ इसलिए आई कि उसके अंदर
घमंड आ गया, उसने दिखावा करने की कोशिश की और एक नौकरी जो सामान्य तरीके से चल सकती थी वो अभी नौकरी शुरू होने से पहले ही फंस के खड़ी होगी। तो इन चीजों का परहेज करना चाहिए, क्योंकि खासतौर पर मैं इसलिए बात को दोबारा दोहरा रहा हूं, क्योंकि आपको बिगाड़ने वाले लोग बहुत आएंगे आपके पास, आपके नए नए रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे, आपका सारा काम आपका प्रेमी हो जाएगा, सारा गुहांड आपके साथ आ जाएगा और फिर पर्चियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो उस चीज से आपको बचना है कम से कम शुरू के 4-5 साल, क्योंकि वो टाइम होता है जब आदमी नौकरी सीखता है और उसके अंदर परिपक्व होने का प्रयास करता है। वो जब हो जाए उसके बाद आदमी को सारा जिंदगी का और नौकरी का खेल समझ में आ जाना शुरू हो जाता है। तो उन चीजों को जरूर आप ध्यान में रखें। और जो मैंने संवेदनशीलता की बात की, आप सरकार की बड़ी नौकरियों में आए, आपके ऊपर बहुत दायित्व होंगे। अब जैसे डीएसपी है, आप समझ सकते हैं डीएसपी की कितनी बड़ी भूमिका होती है। आप नायब तहसीलदार हैं, आप समझ सकते हैं कि लैंड रिकॉर्ड का एक किसी भी जनसाधारण के लिए, खासतौर पर ग्रामीण इलाके में जो रहता है, उसकी तो पूरी जिंदगी उस लैंड रिकॉर्ड के इर्द गिर्द घूमती रहती है। पटवारी उसको नचाते रहते हैं, तहसील के चक्कर काटते रहते हैं। आपका रोज का वास्ता सैकड़ों लोगों से, ऐसे लोगों से पड़ेगा जो किसी न किसी प्रकार के मुद्दे में फंसे होंगे। और फिर आप जो वीडियोस का तो खासतौर पर अब जो व्यवस्था बनी हुई है उसके अंदर प्रशासन का जो मुख्य काम है वो विकास का, ग्रामीण विकास का खासतौर पर, और उसके अंदर जो बीडीओ का जो ऑफिस है, बीडीपीओ का जो ऑफिस है, वो उसकी धुरी है। सारा का सारा ग्रामीण विकास जो है वो बीडीपीओ के दफ्तर से सही मायने में जहां से क्रियान्वयन होता है वो वहां से होता है। वो ठीक है, डीडीसी दफ्तर भी होता है, जिला परिषद का दफ्तर भी होता है, लेकिन वो सुपरवाइजरी कैपेसिटी में, असली काम जो होता है वो बीडीपीओ के दफ्तर से होता है। इसी तरह से जैसे मैंने कहा, तहसील का काम तहसील का होता है और पुलिस का काम जो है वो सबको पता ही है, 24 घंटे का काम है। तो आपका निरंतर लोगों से वास्ता पड़ेगा। और नौकरी में 2 चीजें हैं। एक तो है कि भाई जो इस किताब में लिख रखा है मेरे लिए वो पत्थर की लकीर है, वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आत्मीयता होना बहुत जरूरी है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी जो मानवता है वो बरकरार रहनी चाहिए। मैं उदाहरण इसलिए दूंगा क्योंकि जब मैं नया एसडीएम बना, मेरी भी न्यू नजर आया करती मद्रास कब्जे किसने कर रखे, ये तो हो सकता है। और नया 24-25 साल की उम्र में आपके अंदर में ताकत घुसा होता है, दुनिया बदल दूंगा मैं सारी की सारी, सारे गलत काम ठीक कर दूंगा। आप उसमें ये नहीं देखते कि इस आदमी की परिस्थिति क्या है, ये इस परिस्थिति में कैसे आया। और जब मैं डीसी चंडीगढ़ था, मैं एक आईएएस ऑफिसर थी मेरे नीचे, नई आई थी, एसडीएम लगे उसको महीना भी नहीं हुआ था। मैं दिल्ली गया हुआ था और मेरे पास किसी व्यक्ति का फोन आया चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया से कि ऐसे ऐसे बुजुर्ग मियां बीवी हैं, या जो फैक्ट्री का एक हिस्सा है इसके ऊपर 2 कमरे बने हुए हैं और वो 2 कमरे नाजायज बने हुए हैं और एसडीएम इनको निकालने आई हुई, और वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमको 3 महीने या 6 महीने दे दे, क्योंकि हमारे छोरे ने हम छोड़ दिए, हमारे पास रहने की जगह नहीं है, हमको यहाँ पे इतने दिन आप रहने दो ताकि हमको अपने घर का इंतजाम कर लें। तो मैंने उस एसडीएम को फोन किया। मेरी आमतौर पर प्रवृत्ति यह थी कि किसी भी युवा अफसर को मैं कभी टोकता नहीं था। मान जाए बड़ी अच्छी बात है, ना मान जाए तो भी अच्छी बात, क्योंकि नया नया जब आदमी में नौकरी में जो आता है उसको अपने सीनियर से ये प्रोत्साहन या विश्वास करना चाहिए कि तेरे जो करना है कर, ठीक है गलत है मैं तेरे को बचाऊंगा। तो मैंने उसको कहा, मैंने ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं तो इनको थोड़ा टाइम दे दे। नहीं सर, कोर्ट का ऑर्डर है, फलाना है, ढिमकाना है, और उनका सामान खा के बाहर फेंक दिया। अगले दिन उनको कोर्ट से स्टे मिल गया। मैंने उस लड़की को बुलाया, मैंने कहा क्यों बता, तू मेरी अफसर, अगला साल 1.5 साल तक मेरे साथ काम करना। मैंने कहा और तूने वो काम किया जिसके लिए मैंने तेरे को मना किया और अगले दिन कोर्ट ने तेरे को उसी काम से रोक दिया। मैंने कहा मेरी मान लेती, उसमें ज्यादा समझदारी थी
या अब समझदारी इस बात में है कि मैं तेरी किसी बात को ना मानूं। लेकिन नया व्यक्ति, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नया व्यक्ति जब नौकरी में आता है उसको यह लगता है कि जो मेरे सामने ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया वही है बस सब कुछ, उसके आगे कुछ नहीं। मैं पहली मेरी नौकरी थी एसडीएम नारनौल लगा था, मीना को आता था साहब का मेरे पास फोन आया, नौकरी कैसी चल रही है? मैंने कहा ठीक है, लेकिन लोग बहुत छोटी छोटी बातों पर लड़े हैं। कहते क्या हुआ? मैंने कहा कि गली नाली के केस आते हैं सारे, उस पर जूता बाजार है गांव में। मेरे पिताजी बोले गली नाली पे लड़े के पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पर जाके कैसे? तो इस तरह की समस्या आएंगी आपके पास और रोज आएंगी, क्योंकि आप चारों के दफ्तर जो है वो हैं जो सारा दिन इन चीजों से डील करेंगे। मैं तो सीधा सुनी दी, आपके पास सारे घर के झगड़े आएंगे, ठीक है, तकसीम के केस, फलाने ढिमकाने, भाइयों के झगड़े, माँ बाप के झगड़े, माँ बाप के और बच्चों के झगड़े, इस तरह के किस्से आएंगे आपके पास। बीडीओ के पास सारा दिन वो डेवलपमेंट का काम तो है, उसके अलावा जो है गांव की राजनीति है सारी की सारी, कि इसका तोड़वा दो, इसका तोड़वा दो, या गली ऊपर उठवा दो या नीचे करा दो, इसका लेवल खराब हो गया, सारा दिन उससे माथा मारना पड़ेगा। और पुलिस का तो काम 24 घंटे का ही, क्योंकि पुलिस के पास कोई अच्छी चीज तो आती नहीं, सारी बिगड़ी हुई चीज आती है। तो उस बिगड़े हुए माहौल में अपनी एक वो जो सोचन शक्ति है उसको सहज और सरल रखना आसान काम नहीं होगा। तो ये आप चारों लोग जिन नौकरियों में गए हो, ये प्योरली पब्लिक डीलिंग की नौकरियां हैं, इसमें आप लोगों से भाग नहीं सकते। आपका सुबह से रात तक का वास्ता इनसे पड़ेगा, और एडीएस के साथ का तो 24 घंटे का पड़ेगा, इनकी तो रात होती नहीं दिन होता। तो मेरा तो आप सब लोगों से यही है कि एक तो अच्छे स्वभाव के साथ रहें, कुछ ज्यादा अकड़ के बैठने की जरूरत नहीं है अपनी कुर्सी में, लोगों को समझने की कोशिश करें। एक अंतिम उदाहरण देकर बंद करूंगा कि लोग समझदार कितने होते हैं, और आपका आकलन शुरू में ही कर लेंगे। और एक और चीज बता दूं, 2-3 साल की जो पहले की नौकरी है उसमें जो आपकी रेपुटेशन बननी, वही रेपुटेशन है उसके बाद आपका नाम, तो उसके बाद जहां भी पोस्ट हो गया आपका पहले चला जाएगा कि वो किस तरह का अफसर। नागपुर का जिक्र एसडीएम मेरे हफ्ता नहीं हुआ, एक आदमी आया मेरे पास, उसने शिकायत करी किसी की, अब जिसने यूं दाब दिया, कुछ वो गली दाब रखी, खाना बनना, मैंने नोटिस इशू करवा दिया। तो जिस दिन का नोटिस था, तो जिसको नोटिस दिया था वो तो आया नहीं, और जिसकी शिकायत पे दिया था वो आया हुआ था। तो मैंने कहा राव साहब वो तो आया नहीं, एक तारीख और दे दें। बोला नाजिर खारिज कर दो, तारीख की जरूरत नहीं है। मैंने कहा खारिज कर दो, आप तो शिकायत लेकर आए थे। तो मैं तो क्यों देखूंगा एसडीएम सुनवाई नहीं करे नहीं करता। तो इस तरह के लोग आपके ऊपर टेस्ट करेंगे शुरू में, तो आप उस सबको अपनी कुशलता से लेके आगे बढ़ेंगे। आखिरी चीज ये कि जो आपकी ट्रेनिंग होने वाली है उसको सीरियसली ले लेना, क्योंकि कई बार ये होता है जब आप नौकरी में आ जाते हो और ट्रेनिंग ठीक तरह से ना करी हो, तो उस समय फिर आप अपनी बगले झाँकते रहते हो कि आपके सामने जो कागज आ गया उस कागज का आपने करना क्या है। मेरे साथ बहुत होती थी, पूछते शर्म आती है, सामने आपका आदमी जो बैठा है वो सोचता है तो सर्वज्ञानी है, आईएएस में आया हुआ, एचसीएस में आया हुआ, तो सब कुछ पता है इसको, और उसने नए नए नौकरी में हुआ तो लंबा चौड़ा कुछ नहीं आता होगा, आपको ये नहीं आइडिया होता। उसमें होता क्या है कि हर कागज जैसे मैंने खुद डील करना है, कोई मौका देखना है तो खुद जाना है, वो ठीक है करना चाहिए, लेकिन सिस्टम है सारा का सारा, आपके नीचे अधिकारी होंगे, आपके नीचे कर्मचारी होंगे, एक वो डेलीगेशन जो होती है ड्यूटी की वो करनी उसमें बहुत आवश्यक है। तो वो चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी, लेकिन उसमें बहुत सहूलियत होगी यदि आप अपनी ट्रेनिंग पहले से अच्छी कर लेंगे। ट्रेनिंग में सिखाते सब कुछ है, लेकिन जब आदमी नया नया नौकरी में आया होता है तो उसको ये होता है कि मसासी मिली है, पढ़ाई लिखाई मैंने कुछ नहीं करनी अगले कई साल तक, पढ़ाई लिखाई से मेरा कोई वास्ता नहीं, और उस चक्कर में कई लोग फिर चूक जाते हैं
बहुत साल पहले जब ये आईसीएस की नौकरी हिंदुस्तानियों के लिए खोली थी अंग्रेजी शासन में, पहले हिंदुस्तानी उसमें और भी सिर्फ यूरोप के लोग आते थे, तो जब हिंदुस्तानी आने शुरू हुए, बहुत होशियार बच्चे उसमें क्वालिफाई किए, तो एक किताब है एक अंग्रेज ने लिखी थी, उसने बड़े पते की बात लिखी थी। कहता एक इंडियन जब आईसीएस बनता है, ये आईसीएस जिसको आईएएस कहते हैं ना, आजादी से पहले इसको आईसीएस कहते थे, तो कहता है एक हिंदुस्तानी जब आईसीएस बनता है, वो एक यूरोपियन जो आईसीएस बनता है उससे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट होता है पढ़ाई के मामले में। लेकिन जैसे जैसे नौकरी बढ़ती है, वो जो यूरोप से आया हुआ अफसर है वो नौकरी के अंदर बढ़ता है, क्योंकि उसके अंदर एक सीखने की भावना जागी रहती है। और एक जो इंडियन आईसीएस बनता है वो समय के साथ नीचे जाता है, क्योंकि वो इसी चीज में खुश हो जाएगी तो आईएएस बन जाएगी, तो जिंदगी को कुछ करने की जरूरत नहीं। तो इस चीज से बचना बहुत जरूरी है और उसके लिए निरंतर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि एक एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद पढ़ाई का सिलसिला खत्म हो गया। किसी भी अफसर के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो है कि वो आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअसली वो करता है नहीं करता, क्योंकि आप सब जो डील करोगे, कोई मानव जिंदगी से डील करेगा, कोई फाइनेंस से डील करेगा, कोई लैंड रिकॉर्ड से डील करेगा, जब तक आपको उनका पूरा ज्ञान नहीं होगा, आप जो न्याय आपसे अपेक्षित है लोगों द्वारा वो आप उनको नहीं दे पाएंगे। तो मेरा इन्हीं शब्दों के साथ इन चारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक और चीज कि आप चारों को नौकरियां मिल चुकी हैं, बढ़िया नौकरी मिल चुकी है, तो अगर आप में से यूपीएससी का एग्जाम लेने की किसी की मंशा है तो इससे बढ़िया टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि अब नौकरी मिल चुकी है, खोने के लिए कुछ है नहीं। तो यदि आप अगला अपना साल 2 साल 3 साल यदि सिविल सर्विसेज यूपीएससी वाली जो है आईएएस आईपीएस वाली, उसमें भी यदि आप प्रयास करना चाहें तो आप सबसे सुखद स्थिति में इस समय है। तो यदि आप में से कोई सोच रहा है उसके लिए, तो उसको आने वाली और शुभकामनाएं। बाकी अपनी नौकरी आप अच्छी तरीके से करेंगे, अपने परिवार का और अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम आप रोशन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत